गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा थर्ड लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बंधुत्व जाति तथा वर्ग। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव भी छोड़ा। उदाहरण के योग्य है कि वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी जीवन शैली जो थी, उनके रहने का ढंग जो था, उसमें परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों ने एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। एक संपत्ति तथा जो संपत्ति थी वो असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया, क्योंकि जो भी संपत्ति थी किसी के पास ज़्यादा थी किसी के पास कम थी, तो उससे सामाजिक विषमताएं उत्पन्न हुई। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्राय साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं तथा कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते हैं। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया और किन के लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाज का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें से एक है जो प्रमुख है, वो महाभारत का विश्लेषण करते हुए अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से भी अधिक और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा रखता है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से भी पहले की प्रचलित हैं। महाभारत की मुख्य कथा दो परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ उसका चित्रण करती है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यदा कदा इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुथांकर, क्या नाम था, वी.एस. सुथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। इनका कहने का मतलब है कि विश्व में अलग अलग क्षेत्र में जो भी महाभारत लिखी गई थी, जो भी उसकी प्रतिलिपियां लिखी गई थी, पांडुलिपियां लिखी गई थी, चाहे वो किसी भी भाषा में है, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों को उठाया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए, यानी कि सब में एक जैसे जो श्लोक थे उन्होंने उनको अडॉप्ट कर लिया उसमें से, और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे और इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर सामने आई। पहली तो ये थी कि संस्कृत कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी जो पांडुलिपियां हैं उनमें ये समानता देखने में आई है। दूसरी बात ये थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। इस तरह से देखा जाए कि ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों का रूप दिया है, और यह संवाद द्वंद्व और मैत्तक्य दोनों को ही चित्रित करता है। इन सभी
क्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों को का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास किया। इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा था वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा, ऐसा उन्होंने सोचा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत, तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। बंधुत्व एवं विवाह, अनेक नियम और व्यवहार की विभिन्नता, परिवारों के बारे में जानकारी। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह भी कह सकते हैं। जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में तो भाई बहन से खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के जो पारिवारिक संबंध थे उनको पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलापों को प्रभावित किया और इसी तरह व्यवहार ने विचारों पर भी असर डाला। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया, कि भाइयों के रिश्ते में जब परिवर्तन आया, क्या हम उन बिंदुओं को दिखा सकते हैं? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों और कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। देखो साइड में दिया गया है ये। पितृवांशिकता का अर्थ होता है कि वंश परंपरा को जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र आदि आगे चलाते। मातृवंशिकता का अर्थ है कि जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है तो मातृवंशिकता होती है। दोनों ही दल जो थे कुरु और पांडव, वो कुरु वंश से संबंध रखते थे जिनका एक जनपद पर शासन था। यह संघर्ष एक युद्ध में परिणित हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया और पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकता है। अधिकतर जो राजवंश था वो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नता थी। कभी पुत्र न होने के कारण पर एक भाई दूसरे भाई का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे कि प्रभावती गुप्त सत्ता का उपभोग करती थी। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे जो कर्मकांडीय ग्रंथ हैं उनमें मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि जो धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण थे वो भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यह ऋग्वेद एक मंत्र का अंश उद्धृत किया गया यहाँ जो ऋग्वेद का है, जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व जोड़ा गया था। विवाह के संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित राजा द्वारा पढ़ा जाता है। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग करते हैं। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह में इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य
युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहां से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से था। आगे है स्वजनों के मध्य लड़ाई क्यों हुई, इसके बारे में। स्वजन कौन थे? कौरव और पांडव के बीच जो लड़ाई हुई, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। जो धृतराष्ट्र थे वो नेत्रहीन थे और उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की जो असामयिक मृत्यु हो गई उसके बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार उम्र में छोटे थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए तो हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे। सभी प्रजा चाहने लगी कि पांडव आगे वाले जो शासक, आने वाले शासक है वो पांडव बने, क्योंकि वे कौरव के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात पर कौरव में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वो अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर परपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे, और हम और हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में शूद्र समझे जाएंगे। इस तरह उद्गृत अक्षरश सत्य न भी हो तो भी वे इस बात का अनुमान करा देते हैं कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विवाह के नियम। ये थोड़ा डिटेल से है पॉइंट, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। साथ साथ अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।